राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अब भी देश की जो सबसे ज्वलंत समस्या है वो है कोरोना, और बढ़ते कोरोना के कारण लोगों को फिर से एक बार हो रही परेशानी। रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से 5 बजे तक भारत की राजधानी दिल्ली में लगने से भी लोग काफ़ी परेशान हो उठे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण लोगों में एक चिंता की लहर देखी जा रही है। सभी एजेंसियां सक्रिय हो उठी है। जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें 2000 रुपये का चालान किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना का कोई भय नहीं है। वे अपने निवास स्थान पर लोगों की गैदरिंग करके नियमों का ही न सिर्फ उल्लंघन करते हैं बल्कि कानून को भी चुनौती देने का काम करते हैं। इस संदर्भ में संबंधित विभाग को और एजेंसी को भी लगातार शिकायतें मिल रही है, और उम्मीद है कि एजेंसी त्वरित कार्रवाई करते हुए वैसे लोग जो कोरोना को फैलाने में काम कर रहे हैं, कोरोना को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो लोग कोरोना को बढ़ाने की दिशा में अभी तक मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम सबसे पहले 1857 गदर के नायक वीर बलिदानी मंगल पांडे जी को आज याद करेंगे। आज उनका बलिदान दिवस है। आज सुबह सुबह ही राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम वीर बलिदानी मंगल पांडे जी के वंशज रघुनाथ पांडे जी से दूरभाष पर संपर्क किया और उन्हें उनके पूर्वजों द्वारा दिए गए बलिदान की बात पर उनकी प्रतिक्रिया जब मांगी तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले भारत सरकार को चाहिए कि 1857 के ही नहीं देश की आज़ादी के लिए जितने वीर बलिदानियों ने बलिदान दिया है उन्हें भारत सरकार शहीद का दर्जा प्रदान करे, जो आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी नहीं दिया जा सका है। अब सरकार आज़ादी के 75वें वर्ष की शंखनाद कर चुकी है, तो सरकार को सभी वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा प्रदान कर दिया जाना चाहिए, और शहीद मंगल पांडे को भी यह सबसे बड़ा श्रद्धांजलि होगा कि सरकार उन्हें भी शहीद का दर्जा प्रदान करे। आज स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो वंदे मातरम गीत के गायक हैं, रचयिता हैं, आज उनका भी पुण्यतिथि है। उन्हें भी राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम सत सत नमन करता है। देश के वीर बलिदानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है जो हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हुए राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपना योगदान दें और राष्ट्र सर्वप्रथम बने। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे कोरोना का। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण और रात्रि कर्फ्यू के बाद लोगों के मन में एक अज्ञात शंका जो है सो जन्म ले लिया है कि कहीं बढ़ते कोरोना के कारण
फिर से लॉकडाउन की स्थिति न उत्पन्न हो जाए। पिछली बार जब लॉकडाउन की स्थिति हुई थी तो लोग काफ़ी परेशान हुए थे। कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई कल कारखाने बंद हो गए और कई जगह कर्मचारियों को आधे वेतन पे काम करना पड़ा। जैसे तैसे करके 2020 सभी ने निकाला और उम्मीद था जो 2021 में कोरोना पर विजय प्राप्त हो जाएगा। जब 2 वैक्सीन भारत में निर्मित हो गए और अन्य देशों द्वारा भी वैक्सीन का निर्माण कर लिया गया तो एक उम्मीद की किरण जगी थी कि 2021 में कोरोना पर अंकुश पा लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना फिर से एक बार बढ़ना शुरू हुआ है और मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, इससे लोगों में एक अज्ञात चिंता ने जन्म लिया है कहीं लॉकडाउन न करना पड़े। और अब अगर लॉकडाउन की स्थिति आई तो अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, लोगों के जीवन पे भी इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। लोग परेशान हो उठेंगे। आगे यह न बढ़े, इसके लिए प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेवारी है कि वे मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और हाथ और मुंह की सफाई लगातार करते रहें। यही कोरोना से बचाव का सबसे सशक्त माध्यम बताया जा रहा है, चिकित्सकों के द्वारा भी और वैज्ञानिकों के द्वारा भी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम फिर चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो रक्षक है अगर वही भक्षक हो जाए तो फिर अब आप उम्मीद कर सकते हैं जो कानून और व्यवस्था का क्या होगा। अगर किसानों के खेत की जिम्मेवारी जिसे दी गई है अगर वही फसल खाने लगेगा तो फिर किसान किस पर भरोसा करेगा। इसी तरीके का एक बहुत ही मुझे खोजना पड़ रहा है, इसे कैसे कहा जाए कि एक वर्दीधारी किस प्रकार से निर्दोष लोगों को अपने स्वार्थ के लिए फंसाया, उनके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया, उनका दोहन और शोषण किया। लेकिन जब उसी वर्दीधारी में से जब क्राइम ब्रांच ने केस को टेकअप किया और सभी मामले से पर्दा उठा करके दोषी को कानून के सामने लाया और न्यायालय ने फैसला क्या दिया, हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप कहीं जाए नहीं, बहुत छोटा सा ब्रेक। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम याद कर रहे थे वीर बलिदानी मंगल पांडे जी को और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को, जिनका आज पुण्य तिथि है। और हम चर्चा कर रहे थे कोरोना, कर्फ्यू और लॉकडाउन न हो इस विषय पर। अब हम आपसे बात करेंगे जो राउंड एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश
किरण बंसल की अदालत ने जहांगीरपुरी थाने के तत्कालीन थाना अध्यक्ष एसबी यादव और हेड कांस्टेबल डीएस चौहान को आपराधिक साजिश व भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। उन पर यह आरोप है कि जो साबित हो गया है कि 7 लाख रुपए व अन्य सामान इन लोगों ने एक फर्जी मामले में एक व्यापारी परिवार से वसूली किया, लेकिन मामला जब क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और मामले की तहकीकात करके क्राइम ब्रांच ने जो रिपोर्ट सौंपी उससे यह साबित हो गया कि थाना अध्यक्ष एसबी यादव और हेड कांस्टेबल डीएस चौहान ने साजिश के तहत इस व्यापारी परिवार को न सिर्फ उसका दोहन और शोषण किया बल्कि प्रताड़ित करने का भी काम किया। मामला था कि इस व्यापारी परिवार में किसी के पांव में चोट लग गई थी और उसके चोट के इलाज के क्रम में सेवा के लिए एक लड़की को जो है सो रखा गया था, लेकिन उस लड़की का उस परिवार के सेवक के साथ अफेयर होने की जब सूचना व्यापारी परिवार को मिली तो उसने उस लड़की का हिसाब करके उसके माँ के पास उस लड़की को भेज दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद पुलिस कर्मी वहां पहुंचे और उस व्यापारी परिवार को धमकाना शुरू किया कि लड़की के मां ने शिकायत दर्ज कराई है कि लड़की भाग गई है और उसका वे दोहन शोषण उस व्यापारी परिवार का करने लगे। मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और क्राइम ब्रांच ने जांच के क्रम में इस बात का खुलासा किया कि लड़की किसी और के साथ अपना प्रेम संबंध बना रखी है और इस परिवार का उससे कुछ लेना देना नहीं है। जांच के क्रम में इस बात का भी खुलासा हुआ कि इस व्यापारी परिवार से 7 लाख रुपए राशन के सामान और एक अधिकारी के गाड़ी कार के 5 चक्के तक बदलवाए गए। इसके लिए दोषी तत्कालीन थाना अध्यक्ष एसबी यादव और हेड कांस्टेबल डीएस चौहान को न्यायालय ने मानते हुए दोषी करार दिया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली में इस तरीके का संगठित अपराध किया जाता है और यह मामला कई जगह सामने आ चुकी है और अभी अभी कीर्तिनगर थाना से जुड़ा हुआ मामला, यहाँ चल रहे संगठित अपराध का मामला पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में जाने के बाद पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने क्राइम ब्रांच को सौंपा है। यहाँ भी मामला इसी प्रकार का है जो श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड की भूमि पर कब्जा करने के लिए छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई मुकदमे दर्ज कराए गए, हमला किया गया, प्राणघातक हमला किया गया, डराया गया, धमकाया गया, कई तरह की शिकायतें बार बार दी जाती रही, लेकिन श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड द्वारा दिए गए शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई और भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ता रहा। संगठित अपराध करने वाले अपराध पर अपराध करते रहे। अब जाकर यह मामला दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने स्पेशल सीपी क्राइम को सौंप दिया है और उम्मीद की जा रही है जो निष्पक्ष जांच के बाद
कई सफेद पोश कानून के शिकंजे में आएंगे और न्यायालय द्वारा भी उन्हें दोषी करार दिया जाएगा। जिस प्रकार राउंज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश किरण बंसल की अदालत ने फैसला सुनाया है, उसी प्रकार से इन दोषियों को भी जो लगातार संगठित अपराध करके श्री शिवनाथ योगाश्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते रहे हैं, उन्हें भी सजा अवश्य मिलेगा और जो इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अवश्य होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस पश्चिम जिला द्वारा जो जानकारी दी गई है, हम आपको उस जानकारी के बारे में भी बताएंगे कि तथाकथित अपने को गुरु कहने वाले लोगों के ऊपर, अपने को सभ्य नागरिक कहने वाले लोगों के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, उनके परिवार की क्या स्थिति रही है, पुलिस रिकॉर्ड में उनका क्या रहा है, इन सभी बातों को हम आपको आगे बताएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। आप नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आज अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहली बार सशस्त्र विरोध करने वाले अमर सपूत मंगल पांडे का बलिदान दिवस है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को मध्य प्रदेश के बलिया में हुआ था। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे। साधारण परिवार में जन्मे मंगल पांडे ने 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ज्वाइन कर ली। मंगल पांडे बहुत ही अच्छे सिपाही थे, जिसके बाद उन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल किया गया। उस दौरान अंग्रेजों के जुल्म भारत में बढ़ते ही जा रहे थे। उनके सितम से पूरा देश आजादी के सपने देख रहा था। मंगल पांडे जिस सेना में थे, उस सेना में एक नई राइफल को लाया गया। इस राइफल में कारतूस भरने के लिए राइफल को मुंह से खोलना पड़ता था और ये अफवाह उड़ी थी कि इस राइफल में गाय व सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इस बात ने पूरी सेना में हड़कंप मचा दिया। सभी को लगा कि अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करने के लिए ऐसा किया है। हिंदुओं को लग रहा था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए गाय उनकी माता के समान होती है। इस हरकत से वे सब अंग्रेज सेना के खिलाफ खड़े हो गए। सबके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की भावना जाग उठी। 9 फरवरी 1857 को इस राइफल को सेना में बांटा गया। सबको इसका उपयोग करना सिखाया जा रहा था। जब अंग्रेज अफसर ने इसे मुंह से लगाकर बताया तो मंगल पांडे ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें अफसर के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद उन्हें सेना से निकालने का फैसला लिया गया। 29 मार्च 1857 को उनकी वर्दी व राइफल वापस लेने का फैसला सुनाया गया। एक अफसर जनरल हैरिस से उनकी वर्दी छीनने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मंगल पांडे ने उन पर हमला बोल दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों से भी मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आगे कोई भी सामने नहीं आया तो मंगल पांडे ने अफसर पर गोली चला दी। वह साथ में अफसर के एक बेटे बॉब जो सेना में ही था उस पर भी गोली चला दी। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर भी गोली चलानी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें पकड़ लिया। जिसके बाद 6 अप्रैल 1857 को फैसला हुआ कि 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन ब्रिटिश अफसर को मंगल पांडे का डर बैठ गया था। वो उनको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 18 की जगह 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी। राष्ट्र प्रथम की टीम ऐसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन करती है। आप सब ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे और राष्ट्र के लिए वंदे मातरम गीत लिखकर वो अमर हो गए। उनका लिखा वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। बंकिम चंद्र जी की पहचान बांग्ला कवि, उपन्यासकार, लेखक और पत्रकार के रूप में है। उन्होंने धर्म और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कई निबंध और रचनाएं भी लिखी थी। बंकिम चंद्र प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की डिग्री पाने वाले पहले भारतीय थे। कहा जाता है कि जब ब्रिटिश हुक्मरानों ने ब्रिटेन का गीत गॉड सेव द क्वीन को हर समारोह में गाना अनिवार्य कर दिया था, तो इस फैसले से बंकिम चंद्र आहत हो उठे थे। तब उन्होंने 1875 में गीत लिखा और उसका शीर्षक था वंदे मातरम।
और थोड़े ही समय में ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय क्रांति का प्रतीक बन गया और आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हमेशा के लिए अमर हो गया। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन करती है। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार तत्पर है। इसी के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से फैल रहे और वहां से बिहार के लोगों के वापस आने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था तैयार रखें। जिन क्षेत्रों में कोरोना के मामले हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनाकर काम करें। साथ ही उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण का कार्य तेजी से करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य की आबादी अधिक है, अतः आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट रहे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी से बचाव के संबंध में पूरी तैयारी रखने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत कॉलेजों में अतिथि व अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। उन्हें प्रति लेक्चर 1,000 रुपए की जगह 1,500 रुपए और प्रति माह अधिकतम 25,000 की जगह 50,000 रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा जो विश्वविद्यालय हैं और जो अंगीभूत महाविद्यालय हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर शिक्षकों की कमी के लिए ये प्रावधान 2014 में रखा गया था कि अतिथि शिक्षकों की भी सेवाएं ली जा सकती हैं और इन अतिथि शिक्षकों को प्रति लेक्चर 1,000 और अधिकतम 25,000 रुपये महीने देने का प्रावधान था। उसे बढ़ा करके अब 1,500 प्रति लेक्चर, अधिकतम 50,000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। और ये जो नियुक्ति होगी ये वाइस चांसलर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, उसके तहत होगी। मुंबई व पुणे स्पेशल ट्रेन से दानापुर जंक्शन आने वाले यात्रियों की स्टेशन पर ही 100% कोविड टेस्ट कराने की तैयारी हेतु पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों की टीम के साथ दानापुर स्टेशन का निरीक्षण किया एवं रेलवे तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु वैशाली जिला प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनीष ने हाजीपुर में भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर जाकर कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुपालन का निरीक्षण किया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने समरनालय स्थित कार्यालय कक्ष में सिविल सर्जन समेत स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोविड टीकाकरण एवं टेस्टिंग में और तेजी लाने का निर्देश दिया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि बागवानी में कुल सिलेक्टेड किसान को सब्जी खेती के लिए प्रमोट करना है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में एईएस और चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने हैंडबिल एवं पंपलेट वितरण, दीवार लेखन, डोर टू डोर भ्रमण, आशा, सेविका, सहायिका, जीविका दीदी तथा जनप्रतिनिधियों के सहभागिता, वाहनों की टैगिंग और गोद लिए गए पंचायतों में किए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम की समीक्षा की। मधेपुरा के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में NH 106 एवं NH 107 हेतु भूमि अधिग्रहण पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने भू अर्जन पदाधिकारी तथा उदा किशनगंज के अनुमंडल पदाधिकारी को मठाई, सुखासन, तुनियाही, मदनपुर, अमानत उत्तरी बारी वार्ड नंबर 13 एवं वार्ड नंबर 1 मुरलीगंज तथा फुलौत में भू अधिग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मशरूम की खेती के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने प्रत्येक प्रखंड के दलित एवं महादलित टोलों में मशरूम उत्पादन हेतु 10-10 का समूह चिन्हित करने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिया। बक्सर के जिलाधिकारी श्री अमन समीर ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में जिला में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया।
पूर्णिया के जिला पदाधिकारी श्री राहुल कुमार की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव 2021 से संबंधित सभी कोषांगों की समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चुनाव पूर्व तैयारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पार्टी का विस्तार करते हुए दिल्ली में युवा इकाई को और मजबूती देने के लिए पंकज गोदारा को दिल्ली युवा इकाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें कि पंकज गोदारा साल 2012 में नगर निगम और साल 2015 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पंकज गोदारा ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिनेश डागर और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ओपी सहरावत का धन्यवाद किया। इस मौके पर पंकज गोदारा ने कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जेजेपी पार्टी के साथ जोड़ने, उनके मुद्दों का हर संभव समाधान करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और पार्टी संगठन का पूरी दिल्ली में विस्तार करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन सचेत हो गया है। जगह जगह राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जारी है, तो वहीं लोगों को भी कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। राष्ट्र प्रथम की टीम लगातार देश के कोने कोने से कोरोना के बढ़ते मामलों पर अपनी नजर बनाए हुए है। आज राष्ट्र प्रथम की टीम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कंझावला एसडीएम सौम्या शर्मा से बात की। युवा आईएएस अधिकारी एसडीएम कंझावला सौम्या शर्मा ने कोरोना की तैयारियों को लेकर राष्ट्र प्रथम की टीम को क्या बताया, आप खुद सुने। देखिए, जैसे आप सबको पता है कोविड-19 की एक सेकेंड वेव आ गई है हमारे देश में, और यहाँ पे कंझावला एरिया में, जो कि दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हम सारी की सारी वही प्रिकॉशंस ले रहे हैं जो हम पहले ले रहे थे जब फर्स्ट वेव थी। यानी कि हम कंटेनमेंट जोन्स बना रहे हैं और हम मास्क इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। जो भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं बाहर पब्लिक प्लेसेस में, उन पे 2000 रुपये का चालान किया जा रहा है। साथ ही साथ अब दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, तो नाइट कर्फ्यू का भी पूरी तरह से इन्फोर्समेंट हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो चीज़ पहले नहीं थी और अब हम कर रहे हैं वो यह है कि हमारी भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन जारी किया गया है और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट वैक्सीनेशन हो रहा है पूरी दिल्ली में। तो जितने भी लोग हैं अबव 45 ईयर्स, उन सभी का वैक्सीनेशन हो रहा है और साथ साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। देखिए, नाइट कर्फ्यू जो है वो इसलिए लगाया है जैसे अभी हमारे आगे फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो लोगों को सतर्क बनाने के लिए कि आप लोग अपने घर पे ही रहें। कोविड बहुत जानलेवा एक बीमारी है और नाइट कर्फ्यू जो इस बार लागू हुआ है उसमें हर तरह की एग्जेम्पशन दी गई है। एसेंशियल सर्विसेज बिल्कुल भी नहीं रोकी गई हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको जाने दिया जाएगा अपने वैलिड आई कार्ड के प्रोडक्शन के साथ। अगर आपको कहीं पे फ्लाइट पकड़नी है, बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो अपने टिकट दिखा के आप इजीली जा सकते हैं। तो जो कर्फ्यू है वो बहुत ध्यान से डिसाइड किया गया है ताकि जो एसेंशियल चीज़ें हैं उस पर फ़र्क ना पड़े, और एट द सेम टाइम जो हमारी नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि रेस्टोरेंट्स, जैसे कि लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर कुछ कर रहे हैं, उस पर हम पूरी तरह से रोक करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों में जारी चुनाव के दौरान किए जा रहे प्रचार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य बनाने के अनुरोध को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से आज जवाब मांगा। देश में कोविड-19 के एक दिन में 1,26,779 नए मामले, 685 और मरीजों की मौत। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी छोटे और बड़े शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष, कहा खर्चा पर भी चर्चा होनी चाहिए। कोविशील्ड की सप्लाई में हो रही देरी से एस्ट्राजेनेका ने सीरम को भेजा कानूनी नोटिस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा है कि टीके की कमी का आरोप बेबुनियाद है। महाराष्ट्र अपनी विफलता से ध्यान भटकाने के प्रयास में है। दिल्ली के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू की तैयारी। दिल्ली में एमटीएनएल दफ्तर के पास स्थित फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 14,900 के पार।
मुंबई इंडियंस की नजरें खिताबी हैट्रिक पर, आरसीबी को पहला खिताब दिलाने उतरेंगे विराट कोहली। राष्ट्र सर्वप्रथम